सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th 12th के साइंस के चैनल पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 9 10 पे भी दिल दिमाग से पढ़ाते हैं, हर चैनल पे बच्चों हम लोग दिल दिमाग से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन इन अ स्ट्रेट। ये कौन सी फोटो लगा दी यार इसने? ओ अच्छा, विन डीजल, फास्ट एंड फ्यूरियस, दैट इज ओके, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और आज चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, अगर इस पे गौर फरमाएं तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब बातें हमने कर ली थी। आज हम लोगों को क्या बातें करनी है? आज हम लोगों को थोड़ा बहुत स्पीड के बारे में और बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है आज का जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दें, विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ्स को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आगे आने वाला जितना भी चैप्टर है वो सारा ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, एक आध बच्चे ने बोला कि सर आपने बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ये चैप्टर शुरू करा दिए। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। हम तो भाई साहब 12 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं कि हम पहले ये चैप्टर पढ़ते हैं, उसको हम विदाउट कैलकुलस, यानी कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, उसके बाद फिर हम लोग उसको कैलकुलस में ले आते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन सीखते हैं, डिफरेंशिएशन सीखते हैं, और फिर उसको सीखने के बाद इस चैप्टर की जो भी डेरिवेशंस हैं उसको वहाँ पे कंसिडर करते हैं। चलिए, वो तो बात की बात रहेगी, लेकिन उससे पहले हमारा जो सेकंड लेक्चर है आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, उसमें सबसे पहले तो आ रहा है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। आपको पता ही होगा क्या होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले 1 मिनट वो चला 10 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में भी वो चला 10 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में भी वो चल रहा है 10 मीटर। यानी अगर वो इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, या यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। इसे कांस्टेंट स्पीड नाम से भी बुलाया जाता है। इसको कांस्टेंट स्पीड से भी बुलाता है, अलग अलग नाम है इसके ना। अब अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आ जाता है इसका, हैंड्स ऑफ क्लॉक, है ना। अब जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, निडल होती हैं, वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। कैसे? अब जो सेकंड वाली सुई है वो हमेशा एक चक्कर 60 सेकंड में ही काटेगी। मिनट वाली सुई है एक चक्कर 60 मिनट में ही काटेगी। ऐसा ही होता है ना। और अगर यहीं पे बात करें हम लोग, लेट्स से फैन, विंग्स ऑफ फैन, अगर एक फैन स्टार्ट हो गया है ना, ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, या रोक दिया धीरे धीरे कम होती है। लेकिन अगर वो स्टार्ट हो रखा है, चल रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे मोशंस को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब कहने को लोग ऐसे भी एग्जांपल देते हैं कि एक हाईवे पे चलती हुई गाड़ी, पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हाईवे पे चलती हुई गाड़ी पे भी बहुत कम चांसेस हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन करे, क्योंकि उसकी स्पीड जो है, आप 100 किलोमीटर पर आवर देख रहे हो, बट क्या पता कहीं ना कहीं 101, कहीं ना कहीं 99 किलोमीटर पर आवर वो हो रही हो, है ना। होता ही है ऐसा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आप टाइम के तो इंटरवल ऑब्वियस बात है इक्वल बनाओगे। 1 मिनट में आप पहले चले 10 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में आप चले 20 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में आप चले 50 मीटर, फिर अगले 1 मीटर में आप सिर्फ 2 मीटर ही चल पाए, या उसके अगले 1 मीटर में आप चल ही नहीं पाए बिकॉज रेड लाइट थी। तो आप हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन लगभग सारे एग्जांपल्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ही होते हैं, जैसे कार इन अ क्राउडेड प्लेस, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो गाड़ी चल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे ही चल रही है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, आपको पता ही है। 0 से स्टार्ट किया, शायद आपको 9th क्लास याद हो, उसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच मीन्स हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही होती है। तो ऐसे केस में हम बोल देते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो चेंज हो रही है, वो हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, इसको ज़रा समझेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा इससे पहले आपसे। लेट अस सपोज आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं। मान लेते हैं
आप ए पॉइंट से एक बी पॉइंट जाते हैं और आप गाड़ी से, और वो जगह है कोई भी, मान लो यार आप दिल्ली से जा रहे हैं, मान लो चंडीगढ़, ठीक है ना, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब दिल्ली से चंडीगढ़ का अगेन ऐसे कोई कमेंट सेक्शन में ट्रोल मत करने लग जाना, डिस्टेंस थोड़ी ना पता है मेरे को, मान लो 500 किलोमीटर ऐसे लिख रहा हूँ यार, है ना, 500 किलोमीटर है, और आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में लेट अस सपोज आपको 10 घंटे लग गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या स्पीड रही दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त की, तो आप क्या बोलोगे? तो शायद आप बोलोगे कि यार 500 किलोमीटर हम लोग चले और 10 घंटे हमने लगाए, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब ये जो स्पीड है, ये आपकी कौन सी स्पीड है? क्या हर वक्त आप 50 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहे थे? आंसर इज नो। आप हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर पे तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। कभी ऐसा भी हुआ होगा, हाईवे आया होगा, आपने स्पीड 80 कर ली होगी, 90 कर ली होगी। कई जगह ऐसी भी आई होंगी कि आपको अपनी स्पीड 10-15 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ी हो। कोई मान लो ऑफ रोड आ गई, कोई गांव वाला इलाका आ गया, कोई पतली सी रोड आ गई, या कोई ट्रैफिक जाम लग गया, जैसे दिल्ली में इससे आप जा रहे हो तो रास्ते में ट्रैफिक भी तो है, तो ट्रैफिक लाइट आ गया, अब रुके भी हो, या हो सकता है आप सिर्फ अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर चला पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त आपने अपनी जो स्पीड है उसको इनफाइनाइट बार चेंज किया होगा। यस और नो? यस। तो अगर आपने उसको इनफाइनाइट बार चेंज किया होगा तो आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तो नहीं रही होगी ना। ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये आपकी एवरेज स्पीड है। ये आपकी एवरेज स्पीड है, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज योर एवरेज स्पीड। कभी हो सकता है 500 कह रहा हूँ, कभी हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर गई हो, कभी हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर गई हो, लेकिन ए से बी तक जो एवरेज स्पीड आपकी रही, यानी टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला 500, और टोटल टाइम कितना आपको लगा 10 घंटे, तो उस हिसाब से आ गया 50। तो इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नापी जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कितना टोटल आपने डिस्टेंस चला है डिवाइडेड बाय कितना टोटल आपको टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज स्पीड। अब अगर आप मान लो एवरेज स्पीड की अगर हम बात कर लें, अब एक से ज्यादा जर्नी में आप डिस्टेंस चले, तो मान लेते हैं आप x1, x2, x3, x4 ऐसे करके जर्नी पे डिस्टेंस चले जा रहे हो। अपॉन में हर एक जर्नी का टाइम t1, t2, t3, t4 ऐसे आप चले जा रहे हो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है यार कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका एक ही फॉर्मूला है। देखो आपको हो सकता है कई जगहों पे ऐसे बोला जाए कि यार अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर ये कांस्टेंट है तो ये कर लो, वो है कांस्टेंट है तो वो कर लो। ठीक है, एंट्रेंस में वो सब काम आता भी है चीज़, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ काम नहीं आता है, लेकिन अगर CBSE लेवल पे रह के बात करें, अगर आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो मेरा ये मानना है आप इस बात की गहराई को समझना, अगर आपको किसी चीज़ के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं तो कम से कम फॉर्मूले याद करने चाहिए। अगर आप एक चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करेंगे तो कहीं ना कहीं बेसिक आपके वीक हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर फॉर्मूला डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 कर दो, नहीं कांस्टेंट है वेरी कर रहा है तो उनके रेशियो से। तो ये फॉर्मूले से क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल तो ठीक है जल्दी सॉल्व होते हैं, तो एडवांटेज तो है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये किसको करना है? जिसको MCQs करने हैं, है ना, फिलहाल जिसको आंसर टिक करना है। क्योंकि इन फॉर्मूलों के बहुत सारे स्कूल्स में, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं। रीज़न है उसका, अब ये गलत भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, ये सही बात है कि यार तरीका होना चाहिए, कैसे मर्जी बच्चा करे नंबर मिलने चाहिए, बट अब तरीका तो कोई भी हो नंबर मिल जाए, लेकिन टीचर पे भी डिपेंड करता है ना। अब बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि नहीं यार ये तूने CBSE वाले फॉर्मेट से नहीं किया, ये तूने NCERT वाले फॉर्मेट से नहीं किया, तूने ये किसी और तरीके से कर लिया, तुझे कहीं सिखाया होगा, तूने शॉर्टकट लगा लिया, ये फॉर्मूला किताब में नहीं है, जिसके से नंबर काट ले जाते हैं।
तो एक कारण ये भी है, और एक कारण ये भी है कि ये फॉर्मूला आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। एवरेज स्पीड निकालने के ऊपर हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बाकी सारे फॉर्मूले धोखे दे जाएंगे, लेकिन एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये फॉर्मूला कभी भी आपको गलत आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्मूला है। भले इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन ये फॉर्मूला कभी धोखा नहीं देता है। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही है, अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप वाला फॉर्मूला लगा दोगे एवरेज स्पीड का कि भैया इनिशियल हमारा एक क्वेश्चन क्या है देख लो, एक कार ने एक सर्टन डिस्टेंस कवर किया और वो सर्टन डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकेंड से किया, और फर्दर उतना ही डिस्टेंस उसने 40 से भी किया। तो 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करेंगे तो 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि गलत आंसर है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन ही नहीं है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या कुछ है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो इसीलिए ना छोड़ दो ना ये गलत। एक ही फॉर्मूला याद रखो, बोल तो रहा हूँ, टेंशन मत लो। क्या फॉर्मूला याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हर एक जर्नी का डिस्टेंस निकालो, हर एक जर्नी का टाइम निकालो, ऐड कर दो, पुट कर दो, खत्म हो जाएगा। कैसे आओ देखो, सबसे पहली बात, जो हमारे पास डिस्टेंस है पहली वाली जर्नी का, जिसको हम लोग x1 कह देते हैं, उसको मैं लेट कर रहा हूं x। ठीक है जी, तो जो x2 है सेकेंड वाली जर्नी का, वो भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है कि सेम डिस्टेंस फर्दर वो चला, x ही हुआ, है ना भाई, x ही हुआ। ठीक है, टाइम की बात करते हैं। तो पहले वाली जर्नी का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है पहली वाली जर्नी का? x है, और स्पीड कितनी है पहली वाली जर्नी की? 30। तो x/30 सेकेंड्स आ जाएगा। ऐसे ही t2 निकाल लूंगा। अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो x ही है, लेकिन स्पीड है हमारे पास 40। इतना सेकेंड आंसर आ गया। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो पहले हमें चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x + x विच इज 2x। अरे एक जर्नी का x है, दूसरी का भी x ही है ना। और टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास t1 + t2। t1 कितना है हमारे पास? x/30, और ये कितना हमारे पास? x/40। तो 30 और 40 का एलसीएम आ गया 120, है ना। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 4x, और ये आ गया हमारे पास 3x विच इज 7x। तो 7x अपॉन में 120 सेकेंड इज द आंसर, मतलब इज द टाइम टोटल। अब अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बोला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हमने कवर किया है? 2x, और टोटल टाइम कितना लगा है? 7x अपॉन में 120। तो अभी तक आपको लग रहा था इस पूरे क्वेश्चन में कि सब कुछ तो x की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन एट द एंड x से x क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अभी तक आपको भले लग रहा हो कि सब कुछ x की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन x से x आप देख सकते हो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू में 120 अपॉन में 7। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व इसलिए करूँ ताकि हम इसको पिछले आंसर से मैच कर पाएँ, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये पर आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें प्लीज़, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है स्कूल में। हमारी तो आदत बिगड़ चुकी है, पहले ही बता चुका हूँ। हम लोगों को तो कॉलेज में, आपको भी आफ्टर 12th कैलकुलेटर अलाउड होंगे, लेकिन आपको अभी नहीं है ना। तो अभी तो आपको कैलकुलेशन ईमानदारी से करनी होगी। तो आंसर आ गया है 34.3। 30 राउंड ऑफ करके बोलूँ 34.3 में 34.28 है। तो 28 किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकेंड था? मीटर पर सेकेंड है भाई। तो आंसर आ गया 34.28 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप उस वाले फॉर्मूले से निकालते कि भैया इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ वो वाला फॉर्मूला नहीं है,
जब फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो उसका ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है विच इज 9.8, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज का। बट ये वाला फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है ना। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, पहली जर्नी में भी देखा वो कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, दूसरी जर्नी पे भी वो कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, तो इसीलिए हम उस चीज को लेके अवेयर नहीं हो पाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे वैलिड है, बाकी कोई भी और फॉर्मूला आप लेते हैं तो वो हर जगह वैलिड नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। और अब हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट तो समझा, लेकिन अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे कराने का मकसद बस ये था ताकि आप समझ जाए यार कि एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब आज हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है छोटा सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब समझते हैं आप। एक बात बताओ, आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो, आप अपनी स्कूटी पे बैठे हुए हो, आप इलेक्ट्रिक रिक्शे पे बैठे हुए हो, ट्रेन में बैठे हुए हो, कहीं बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी के स्पीडोमीटर पे लिखा आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। वो आपकी कौन सी स्पीड है? क्या वो आपकी एवरेज स्पीड है? नहीं, वो आपकी उस वक्त पर्टिकुलर समय की स्पीड है विच इज 30। आप समझो, आप एक गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी के स्पीडोमीटर पे लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। वो 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? वो आपकी कौन सी स्पीड है? वो आपकी एवरेज स्पीड नहीं है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी उस पर्टिकुलर समय की स्पीड है। तो ऐसी स्पीड जो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल, एक पर्टिकुलर समय के लिए निकाली जाती है, एक इंस्टेंट के लिए निकाली जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्पीड मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर्स इज कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। जो स्पीडोमीटर नापता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब आप मुझे बताओ, आपको अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, तो उसका डिस्टेंस निकाल दोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी। तो जो भी आप स्पीड निकाल रहे हो, भले आप वो बहुत छोटे इंटरवल के लिए भी निकालो, वो भी एवरेज स्पीड होगी। क्योंकि आप छोटे से छोटा कितना, 1 मीटर, पहले बात तो गाड़ी है, अब गाड़ी के लिए आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, तो कॉमन सेंस की बात है, कम से कम 5, 10, 15 मीटर पे तो काम करोगे। ऑल्दो ये काम तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे होता है, कम से कम भी बात कर ले 50 मीटर पे तो काम करोगे। 50 मीटर पे काम करने के बाद पहली बात तो बहुत सारा एरर आएगा, पर चलो ठीक है, 50 मीटर पे तो काम करोगे। अब अगर आप 50 मीटर पे काम कर रहे हो तो आप वो 50 मीटर के दौरान भी तो स्पीड बार बार चेंज हुई होगी ना, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, वो एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड ही हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। स्पीडोमीटर यानी डिवाइस ही होते हैं जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि वी कैन नॉट मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड मैनुअली। हम मैनुअली इसे नहीं निकाल सकते, हाँ ठीक है, बट वी कैन बाय यूजिंग, अभी एक मेथड आएगा कैलकुलस, और यूजिंग सम फॉर्मूला एंड ऑल, कैलकुलस और यूजिंग स्पीडोमीटर्स। आप स्पीडोमीटर्स वगैरह का इस्तेमाल करके आप, या एक पढ़ाई आएगी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मतलब किताबी भाषा में ऐसे निकाल सकते हो। मैं आपको बोलूं, आपके पास एक घड़ी है, आप एक गाड़ी जा रही है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। मैनुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं आपसे ऐसे रफली बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूं तो पहली बात तो वो क्या होगा, कितना डिस्टेंस अपॉन में टाइम चला आपने, वेयर टाइम जो होना चाहिए वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मतलब आपको इतने कम समय के लिए काम करना है, अगर आपने 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए काम किया तो वो एवरेज स्पीड हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए भी देखा जाए तो वो एवरेज स्पीड है, बिकॉज 1 सेकंड में भी बहुत बार स्पीड चेंज होती है अगर उस लेवल पे सोचो तो देखा जाए तो आपको काम करना है 1 सेकंड के भी 100वें, 1000वें, 1 लाखवें, 1 करोड़वें हिस्से पे, विच इज मैनुअली नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, x अपॉन टी, वेयर टी इज टेंड्स टू 0, टी जो है वो लगभग कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है जी। तो इंस्टेंट और यूनिट वगैरह वो सब सेम ही रहती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में
जैसा कि बात हो चुकी है कि अगर हमारी स्पीड बहुत छोटी हो, हमारा चेंज बहुत छोटा हो, तो उसको डी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं dx/dt भी लिख सकता हूँ। अभी हम लोग सीखेंगे जल्द ही कि डिफरेंशिएशन भी कैसे करते हैं, बट हाँ छोटे चेंजेस को हम डी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक आया। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक एक्सेलरेशन। अब अगेन एक्सेलरेशन भी आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हो 9th में, और अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी इसके बारे में बात हुई थी। बट अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एक्सेलरेशन को हम लोग ए से शो करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, माइनस आपकी क्या इनिशियल वेलोसिटी रही थी, है ना। ऐसे तो चेंज निकालते हैं, पर यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से शो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में टाइम। अब हम चेंज को कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, तो डेल्टा v और डेल्टा t भी आ जाएगा। और अगेन अगर चेंज बहुत छोटा है तो उसे हम dv/dt भी कर सकते हैं। यानी किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई रिपीट, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे, लेकिन सोचो अगर एक गाड़ी में ज़्यादा एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रेट से चेंज हो रही है। मान लो मैं कह रहा हूँ यार ए गाड़ी का एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी गाड़ी, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो ए गाड़ी है वो बहुत जल्दी अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, ठीक है ना, बहुत जल्दी अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डन। अब इसकी SI यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा और बात करेंगे। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की भी होती है सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बातें। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मतलब वेलोसिटी का रेट ज़्यादा है चेंज होने का, वो तो हम समझ गए। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाता है तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। किसी का एक्सेलरेशन नेगेटिव में भी आता है, मान लो आपने ब्रेक मार दी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी इनिशियल से और आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और वेलोसिटी कम हो रही है अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, और कई किताबें इसको डी एक्सेलरेशन नाम से भी बुलाती हैं। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं और कई किताबें इसको डी एक्सेलरेशन नाम से भी बुलाती हैं। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं हो रही है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक्सेलरेशन 0 है, मैं 30 मीटर पर सेकंड पे दौड़ रहा था, अभी भी मैं 30 पे ही दौड़ रहा हूँ, तो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम हो गए, माइनस किया 0 आ गया, तो आंसर आ गया 0। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी एक्सेलरेशन अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, तो इसके हम बात कर सकते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव के अगर बारे में कुछ बात करें जहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ऐसा कह सकते हैं बॉडी इज मूविंग, या मतलब इसका मैं एग्जांपल देने जा रहा था, वैसे मैं इसका जनरल बात ही करने लग गया। इसका एग्जांपल अगर हम लोग दें चीज़ों के, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हमेशा इसका जो एक्सेलरेशन होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ऊपर से नीचे वाला वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। नेगेटिव में जैसे ब्रेक्स मार दी आपने, किसी पे ब्रेक अप्लाई कर दी, या फिर अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड एक बॉल को थ्रो कर दिया,
बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, और एक्सेलरेशन 0 मतलब जैसे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि हैंड्स ऑफ क्लॉक। मैं वो वाली घड़ी वाली सुई, मैं वो वाली घड़ी की बात कर रहा हूँ जो ऐसे हिलती है, या फिर टिक टिक वाली नहीं, या फिर फैन के विंग्स, या फिर एक गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन पे चल रही है, जो कि थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, बट ठीक है, एक गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन पे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड पे थी तो 10 मीटर पर सेकंड पे चली जा रही है, तो उस केस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें कि ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अलग अलग केस को, जैसे कि सबसे पहला एट रेस्ट। अगर ग्राफ रेस्ट पे है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि एक्स टी ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। समझने वाली बात होगी, साथ साथ समझेंगे। अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बनेगा रेस्ट पे, बिकॉज जब आप रेस्ट पे हो तो आपका डिस्टेंस भी आप नहीं चल रहे हो 0, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी आप नहीं चल रहे हो तो वो 0 है। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा या फिर ऐसा बन जाएगा। इन सारे ग्राफ का मतलब है कि आप रेस्ट पे हो, कोई भी एक हो सकता है। आप 0 पे खड़े थे तो आप 0 पे ही हो, टाइम तो आगे बढ़ेगा। आप 10 मीटर पे खड़े हुए थे तो आप 10 मीटर पे ही हो, आप 20 मीटर पे खड़े तो आप 20 मीटर पे ही हो, यानी जहां पे भी आप खड़े थे आप वहीं हो, बिकॉज ग्राफ है एट रेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं चेंज हो रहा और डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे अगर बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आप इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं अभी फिलहाल, ये डिस्टेंस और टाइम का है। अब डिस्टेंस और टाइम में अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। सारे यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ग्राफ कभी नीचे नहीं आ सकता क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अगर मैं यही ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ टाइम है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट बना दूं, तो यही ग्राफ अब नेगेटिव में भी जा सकता है। ये ग्राफ इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब मैंने जो ग्राफ बनाया है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। डन है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और ये था एट रेस्ट। अब अगर हम यहीं पे बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तीसरा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है, अभी तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम बना रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगेन आप अनइक्वल डिस्टेंस चलोगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन अगेन ग्राफ नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा, हमेशा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यही ग्राफ बनाता हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ कैसा भी बन सकता है, इवन नेगेटिव भी जा सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जा सकता है। ग्राफ कैसा भी बन सकता है क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट में हो। बस ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ ऐसे वापस नहीं आ सकता। नहीं भाई, वापस क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज टाइम वापस नहीं आता है ना। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ग्राफिकल क्वेश्चंस में आपको इस्तेमाल होगी। तो ग्राफ कभी भी वापस नहीं आता है। ग्राफ कभी वापस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज टाइम। वो तो किसी भी केस में ग्राफ वापस नहीं आएगा बिकॉज टाइम वापस नहीं आता। लेकिन सवाल होता है क्या वो नेगेटिव में जा सकता है, क्या वो डिक्रीज हो सकता है? तो आंसर है डिस्टेंस नहीं हो सकता। डिस्टेंस ना तो कम होगा ना ही नेगेटिव में जाएगा, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव में जा सकता है। डन है? तो ये हो गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 ग्राफ। अब हमें यहीं पे बात करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। यहीं पे बात हम कर लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। कुछ ग्राफ ऐसा करेंगे, आपको हम घर से भी दे देंगे। यानी अब हम बात कर रहे हैं, आगे आ रहा है कि जगह से जगह ही है, आगे जगह है, तो ठीक है इसको आगे बना लेते हैं। सॉरी, ठीक है, इसको आगे ही ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ हमारे पास अगेन आ रहा है एट रेस्ट।
अब पिछली बार जब हमने एट रेस्ट का ग्राफ बनाया था तो शायद आपको याद हो हमने ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो तो वो हमेशा इधर ही बनेगा, इधर नहीं बन सकता। रीजन क्योंकि अगर आप एट रेस्ट हो तो आपकी वेलोसिटी जीरो है। एट रेस्ट पे डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। मान लो आप कहीं खड़े हो तो आपका कुछ तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन हो सकती है, लेकिन एट रेस्ट पे वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होगी, तो इसलिए ग्राफ हमेशा एक्सिस पे ही बनेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बी अगर बात करें, अगेन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो चाहे कोई भी टाइम हो, टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो नहीं हो सकती यहाँ, क्योंकि फिर तो वो एट रेस्ट वाला केस बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ है, ये रहा हमारे पास टाइम और ये रही हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी नॉन मतलब मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है लेकिन कम भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करेगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सिंपल है। इसके बाद आता है हमारे पास अगला ग्राफ विच इज डी, बहुत ही सिंपल, विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, देखो यार सिंपल सी बात यह है कि ये ग्राफ बने बनाए भी यहाँ पे आ सकते थे, ये ग्राफ बने बनाए भी यहाँ लाए जा सकते थे, लेकिन हम जान के लाए ताकि आप भी बनाओ, मैं भी बनाऊं, मेरी भी प्रैक्टिस हो, आपकी भी हो, और हम समझें कि कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ेगी और वो भी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी और वो भी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली 2, 4, 6, 8, 10 यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो सही, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अभी तो, एक्सेलरेशन की, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो सही, वो नहीं आप कम कर सकते, वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हम ग्राफ में तो अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। 2 के बाद 4 हो गई, 4 के बाद 6 हो गई, 6 के बाद 20 हो गई, 20 के बाद 21 हो गई, 21 के बाद 22, 22 के बाद 30, यानी वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, यानी ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है इस बार। कारण ये नहीं है कि वेलोसिटी कम नहीं हो सकती, वो हो सकती है, लेकिन मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर बात करें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये तो यार आप खुद ही समझ सकते हो कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होगा, ठीक है ना। सोचो जब तक, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में वेलोसिटी और टाइम सोचो जब तक, और ABCDEFG में नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन सोचो। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन सोचो भाई, सोचो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसे होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में ये हमारे पास टाइम आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। सबसे पहली बात तो रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी कम होना होता है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कम हो रही है, वो भी यूनिफॉर्मली कम हो रही है। 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो यूनिफॉर्मली कम हो रही है, यूनिफॉर्मली कम हो रही है, ठीक है जी। लेकिन नीचे आएगा ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कम तो हो रही है बट नॉट यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी कम तो हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है, कभी रेट ज़्यादा है, कभी रेट कम है, कभी रेट ज़्यादा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से काम होगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये बात बताओ, ध्यान रखना कि ग्राफ में एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ना है और रिटार्डेशन कम होना है, वैसे भी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया तो रिटार्डेशन होगा, लिखते उसको एक्सेलरेशन ही है ना, लेकिन ग्राफ में एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ना है, ठीक है ना। तो या तो कहीं लिखा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर लिखा होगा रिटार्डेशन, या फिर लिखा होगा डी एक्सेलरेशन, तो आप समझ जाना, सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो आप वेलोसिटी को बढ़ना ही मानोगे। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये सारे ग्राफ याद होने चाहिए। सारे ग्राफ अगली क्लास तक आप याद रखेंगे। याद रखने के बाद, क्योंकि अगला जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफ की मदद से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर ग्राफ ही नहीं आते होंगे तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी सलाह रहेगी सारे ग्राफ आप एक एक बार अपने हाथ से ज़रूर दोबारा से बनाएं। एक बार तो आपने नोट किया होगा, एक बार बिना देखे सबकी हेडिंग लिख के जगह छोड़ के दोबारा बनाएं, तो मज़ा आएगा। समझ रहे हो? तो आज की क्लास बहुत क्रिस्प लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पे हम ग्राफ की मदद से न्यूमेरिकल्स या चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।